अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो व्लॉग है ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं कतर अराइवल के बाद बनाऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई एम श्योर कि जो मैं डिफरेंट पैनल्स पे देख रहा हूँ, वेबसाइट पे, फेसबुक पे, और लोगों से जो पूछा जो मैंने वहाँ पे लोगों से इंटरव्यू लिए, उसके बाद मुझे पता चला कि 90+% जो लोग हैं उनको सिमिलर इश्यूज़ हैं QVC से, कतर वीज़ा सेंटर से, और उनको सिमिलर ही जॉब दिया जाता है। लेट्स सपोज कि आप उन्हें कहें मेरा नाम शकील है, तो वो आपको एक रटा वो जॉब दे देंगे। इट डजेंट मैटर कि उन्होंने आपकी बात सुनी है कि नहीं सुनी। तो ये जब चीज़ें मैंने फेस की, इसमें मुझे ऑलमोस्ट कोई 60-70 डेज़ का टाइम लगा मुझे इनको फेस करते हुए और इनको सॉल्व करते हुए। उस दौरान मैंने बहुत सारी अपने रिसोर्सेज यूज़ किए, दोस्त यूज़ किए, मैंने अपना इंटरनेट स्किल्स यूज़ की, मैंने कतर में पता किया, MOI में पता किया, स्पॉन्सर को तंग किया, पेरेंट्स को तंग किया, ख़ुद को तंग किया, यहाँ पे तंग किया, वो सारे चैनल्स जो पॉसिबल होते हैं, इंक्लूडिंग कि वो रिश्वत देने वाले जो चैनल्स होते हैं, वो सब मैंने ट्राई करने की कोशिश की। और मैं अब आपको उसके अगेंस्ट जो मुझे आउटकम मिला, आपको मैं सारी वो ट्रिक्स बताऊंगा इस व्लॉग में, जिसको यूज़ करते हुए आई एम श्योर कि आपका किसी हद तक आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दुआ के कहें या मुझे उम्मीद है कि कतर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो इस कंपनी जो कि QVC पाकिस्तान में जिसको उन्होंने दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इससे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, किसी और को दिया जाएगा, या QVC को यहाँ से ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि ये फैसिलिटेटर नहीं है, लोगों को उल्टा तकलीफ़ का बायस बनती है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और आपको बताता हूँ मैं कि मोस्टली इश्यूज़ क्या होते हैं। आपको मैं साथ में स्क्रीन में बताऊँगा अभी कि वो क्या था, फिर कैसे सॉल्व हुआ और कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। तो जब मेरा जो मेडिकल हुआ था 30 जून को, मेरी मेडिकल होने के बाद 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया था, और सेम डे मुझे उन्होंने बुलाया था कि आपको वैक्सीन करवानी है टेटनस की और खसरा की, क्योंकि मेरा पहले से कोरोना की वैक्सीन लगी हुई थी और 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है कोरोना से दूसरी वैक्सीन का। तो मैं दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए 5 जुलाई को वहाँ पे गया, थंब इम्प्रेशन लगा के मुझे टोकन नंबर दिया, मैं अंदर गया, वहाँ वेट किया, मेरा वैक्सीन हुई, मैं वापस बाहर आया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हैं। मैं शाम को फिर आया वहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ से बहुत दूर था, मैं इस्लामाबाद से 4 घंटे आगे मेरा गाँव है, और फिर मैं इस्लामाबाद से बाय एयर गया था कराची, तो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक था। बहरहाल मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, आपका सब कुछ ठीक है। 5 जुलाई से लेके 10 वर्किंग डेज़ का मैंने वेट किया, 10 से 15 वर्किंग डेज़ का स्टैंडर्ड टाइम होता है वेट करने को, वो मैंने वेट किया। और उस वेटिंग के दौरान मैंने इनको फ़ोन किए, इनका info.pakistan एक ईमेल है, उस पर ईमेल करता रहा, कतर में मैंने पता कराया, MOI में मैंने कंप्लेन रजिस्टर करवाई बाकायदा, वो उसके जो कंप्लेन नंबर होते हैं उसके थ्रू। तो अब वो लोग मुझे कह रहे थे कि आपका मेडिकल पेंडिंग है, और मेरे स्पॉन्सर को मैसेज जा रहे थे फ़ोन पे और ईमेल पे। ये लोग यहाँ से कह रहे थे कि आपका जो प्रोसेस है वो MOI से लिंक्ड है, और वहाँ पे आप पता करें, या आप स्पॉन्सर का वेट करें या फिर हमारी कॉल का वेट करें। अब मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपका शो भी वहाँ से मेडिकल पेंडिंग है, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कंप्लीट है, वहाँ से पेंडिंग है। मुझे जो शक था वो ये था कि मेरा जो कोरोना की वैक्सीन का रिविजिट और जो मेडिकल का रिविजिट है, ये दोनों उन्होंने मिक्सअप कर दिए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए रिकॉर्ड में प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मेडिकल भी ठीक था, मेरा एक्सरेस भी ठीक था, मेरा सब कुछ ठीक था। सिर्फ और सिर्फ उसमें सीन क्या किया इन्होंने, जिसकी वजह से सारा हुआ कि मैं इनके रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आ चुका हूँ सेंटर में, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक मेरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ जिसमें कि वैक्सीन शामिल है। फिर मैंने तकरीबन कोई 45 डेज़ गुजारे होंगे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ से दोबारा फ़्लाइट ली और मैं चला गया कराची। जब मैं गया, मैंने एंट्री करने की कोशिश की, तो वो जो पिटा एक वो जो वहाँ पे जो चौकीदार खड़े होते हैं ना, वो चौकीदार, उनका काम ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक करें, आपका कोविड की सिम्टम्स चेक करें, और आपको अंदर जाने दें आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद। लेकिन वो बेसिकली चौकीदार नहीं होते, बल्कि कस्टमर सर्विसेज मैनेजर होते हैं वहाँ के। तो उन्हें आप कुछ भी कहें, उन्होंने आपको ये कहना है जाओ भाई नीचे बैठो। ना उन्हें बात करने की तमीज़, ना उन्हें मसला समझने की कोई अकल, और ना मसला हल करने की कोई उनको अंदर कोई टैक्टिक्स हैं। तो बहरहाल मैंने भी फिर बिलो द बेल्ट एक्टिविटीज़ की, मैंने उनसे शाउट करके बात की, मैंने उनको
थोड़ा सा आई थिंक मैं रूड हो गया था, आई शुड नॉट बी, बट क्या करूँ, मैं 45 डेज प्लस हो चुके थे और मैं बड़ा फंस चुका था इस सिस्टम में। फिर बहरहाल करते कराते किसी हद तक उसने मुझे सुबह 9 से लेके 1 बजे तक दिन को खड़ा किया बाहर। उसके बाद मुझे कंडीशनली अप्रूवल मिला कि मैं उस औरत को जाके जो काउंटर पर बैठी हुई थी उससे बात कर सकूं। उनसे जब मैंने बात की तो उस मुसूफ़ा ने मुझे कहा ओके ओके फाइन, मैं अभी समझ गई हूँ, एक्चुअली सर आपका तो रिकॉर्ड में एंट्री नहीं किया हमने टेटनस का, और ये वैक्सीन हो चुकी है। उस वक्त उन्होंने मेरा वो टोकन नंबर जो है वो जल्दी से एंटर किया, सिस्टम में एंटर करने के बाद मुझे भेजा, और मेरा जो पहले स्टेटस नज़र आ रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अब मेरे मतलब शायद इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, पर जिस तरफ भी आए आपका वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पहले शो हो रहा था कि रीविजिट रिक्वायर्ड। जो ही उसने ये अपडेट किया तो उस पर लिखा हुआ आ गया रेफरल पेंडिंग विद अथॉरिटीज़। अब ये विद इन 30 मिनट्स का टोटल टाइम था। अच्छा, इस दौरान उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ क्या क्या बनाए। पहला एक्सक्यूज़ बनाया कि MOI से रब्ता करें, दूसरा एक्सक्यूज़ बनाया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम यहाँ से भेज देते हैं, वो लोग करते हैं। तीसरा एक्सक्यूज़ बनाया जी कि आपको जब तक कॉल नहीं आती फ़ोन पे आप नहीं आ सकते फ़ोन पे, मैसेज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ईमेल को हम एक्सेप्ट नहीं करते। फिर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे कॉल नहीं आएगी तो मैं क्या करूँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वीज़ा एक्सपायर होता है तो फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ भी होता है आपको सिंपली वेट करना पड़ेगा, चाहे आप ठीक ही क्यों ना कह रहे हो, चाहे गलती उनकी क्यों ना हो, वो चेक करने को मुनासिब समझते ही नहीं है। बहरहाल मुझे जब वो कॉल की बात आई, कॉल मेरी नहीं हो सकती थी, फिर उनको मैंने झूठ बोला। मैंने कहा आपने सैटरडे को मेरे स्पॉन्सर को कॉल किए, मेरे स्पॉन्सर को वहाँ पे ऑफ था, उसने फ़ोन उठाया नहीं है। फिर मुझे हेल्पलाइन वाले कहते हैं कि सर एक्चुअली आपका नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, लोकल नंबर। अब मतलब मैं आपको मज़े का खेज ही बताता हूँ उनकी कि उनको किस हद तक वो जाहिल हैं इस मामले में, कि वो मुझे कह रहे हैं आपका नंबर ही अपडेट नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अब मेरा जो फर्स्ट कॉल आई थी, मुझे अपॉइंटमेंट की मैसेज आया था, वो मेरे नंबर पे आया था। मुझे सेकंड टाइम जब फ़ोन किया उन्होंने तो मेरे नंबर पे फ़ोन किया, और थर्ड टाइम के लिए उनके पास मेरा नंबर सिस्टम में नहीं आ रहा था। अब ये एक अजीब सी बात थी। बहरहाल जब मैं वहाँ पे जा चुका था तो उन्होंने मेरा जो सिस्टम में अपडेट किया, रेफरल का पीछे वो आ गया कि ये रेफरल जी आपका दोबारा 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये ऐसा हो गया। जब ऐसा हुआ तो मैं वापस कराची से निकलने के बजाय वापस चला गया। इट वाज लाइक 8th मुहर्रम आई थिंक। तो मैंने कहा 9 मुहर्रम को मैं फिर चेक करूँगा, और मैं सॉरी 7th मुहर्रम थी, मैंने कहा 8th को चेक करूँगा, और मुहर्रम के अगले दिन फ्राइडे उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से। नेक्स्ट डे तक वो ही स्टेटस था जो नज़र आ रहा था। उस दौरान मुझे जब मैं नेक्स्ट डे दोबारा गया वहाँ पे तो मुझे फिर न जाने दिया अंदर वो बंदा। मैं फिर शाउट किया, मैंने इतनी ऊँची आवाज़ में शाउट किया कि मैनेजर बाहर आया। जब मैनेजर बाहर आया उनका तो मैंने उनको फिर मुझे जब उनको मैंने बात बताई कि ये इशू हुआ है, तो फिर वो मुझे साइड पे ले गए। आई सर, वो मुझे साइड पे लेके जाके सिगरेट लगाया, उसमें सिगरेट पीना शुरू किया, साथ मेरी बात सुनी हमर से। फिर मुझे बताया कि ऐसा है कि कुछ एरर हमारे एंड पे है, और फिर भी हम कहेंगे कि पेंडिंग वहीं से होता है। एनीवेज अच्छी बात ये हुई कि मुझे वहाँ से एक बात पता चल गई नहीं, जो कि ये थी कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि आपका एक होता है रेफरल, मेडिकल रेफरल का नीचे मेडिकल डन का स्टेटस होता है, उसके नीचे कुछ डिटेल्स होती हैं, लिखी होती हैं कि जी फ्राम वीज़ा ये डेट वगैरह वगैरह वगैरह। वो कॉलम होते हैं, वो आप उन्हें क्लिक करेंगे तो नीचे उसके वो मेन्यू खुल जाएगा। तो वहाँ पे अब नीचे भी आप देख सकते होंगे मेडिकल स्टेटस के नाम से, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कॉलम, जिसके ऊपर डेट वाइज आपकी एंट्री लिखी होगी कि ये इस जून को, ये इस जुलाई को, ये इस अगस्त को, ये इस मई को आया था, फलां डेट पे फलां टाइम पे इसने ब्लड सैंपल दिए थे। जो भी 3 क्लिक होता है किसी का, किसी की 6 एंट्रीज होती हैं, किसी की 8 होती हैं, किसी की 12 होती है, डिपेंड्स। तो जब वो एंट्रीज आपकी लिखी होती है साथ टाइम और डेट लिखा होगा। अच्छा, ये जो टाइम और डेट होता है ये वो प्रोसेस हैं जो इन्होंने किए होते हैं, QVC वालों ने अपडेट किया होता है। ये वाला कॉलम QVC का होता है, जो ऊपर स्टेटस अपडेट किया जाता है वो MOI करती है। तो जो QVC का पोर्टल है, जो पोर्शन है अपने वो लाजमी देखना होगा ट्रैकिंग में। जब आप ट्रैक करेंगे, ट्रैक कैसे करते हैं आप मेरी पिछला व्लॉग देखें, आप उसमें बताया होगा मैंने। तो जब उसमें आप ट्रैक करेंगे तो आपको डेट वाइज बता देगा। अब मेरे क्या था कि मेरे जो फर्स्ट 3 एक्टिविटीज़ थी वो थी 30 जून की, मेरी 5 जुलाई की कोई एक्टिविटी अपडेट की नहीं थी। वो विद इन 72 आवर्स इनको अपडेट करनी चाहिए थी यहाँ से, इन्होंने नहीं की थी। मुझे पता नहीं था, वरना मेरे को बता भी देता। बहरहाल वो फिर भी एक्सक्यूज बना देते कोई। तो जब मैंने उनका वो नीचे, जब ये मेरी बात हुई उस लेडी से, उसने मेरा एंटर किया डेटा अपने पास आफ्टर 45-50 डेज एंटर किया, तो 30 मिनट के बाद वो नीचे जो कॉलम मेडिकल स्टेटस वाला है वो अपडेट होके 17 अगस्त का उस दिन का ही
शो हो रहा था कि इस दिन इस बंदे का यहाँ पे आया था वो। अच्छा, जो ही वो स्टेटस अपडेट हुआ यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट डे जब मैं उस मैनेजर से लड़ के ही ऑलमोस्ट वहाँ से जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा वहाँ पे लाइन लगी थी लोगों की। यकीन करें, मैंने देखा लोगों के एक एक जोड़ा पहने हुए लोग नॉर्थ राजस्थान से, स्कर्दू से लोग गए हुए थे जो कि वहाँ महीना महीना से रुके हुए थे होटल में किराया दे के। और उनकी बता नहीं सकता आपको कि आई मीन के वो कैसे पे किया उन्होंने, आई हैव नो आइडिया। वो बेचारे कितने परेशान थे मैं आपको बता नहीं सकता। और उनको पता नहीं था कि हो क्या रहा है। उनका एजेंट उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता था ट्रैकिंग सिंपल पिक्चर बना के उनकी, और वो वहाँ पे बेचारे उनके साथ लाइन में लग के लड़ रहे होते थे। और वो आगे से डफर किस्म के जो चौकीदार हैं वो क्या कह रहे थे, जाएँ जाएँ सर, वो जो उनका ऑनलाइन ट्रैकिंग वेबसाइट होती है ना, वो कहते हैं इसको प्रिंट करा के लेके आए। किसी को बोल रहे हैं आप आईडी कार्ड प्रिंट करा के लेके आए, किसी को बोलते हैं मतलब कि ऐसी कोई स्टूपिड सी रीज़न जिस पे वो बेचारा वहाँ से नीचे जाके अगले 1 घंटे के लिए बाहर मार्केट में घूमेगा और उससे 1 घंटे तक ये लोग रिलैक्स कर सकेंगे। इंतहा है। मैं अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी देख रही होगी कि वो उसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप उसको एक मतलब एक गैर ज़रूरी एक्टिविटी के लिए कहीं दूर भिजवा देते हैं। कराची अब मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद कर लें, कहीं भी कर लें, एक गांव से बंदा आया हुआ है, वो बेचारा कहाँ ढूंढता रहेगा नेट कैफेज को, कहाँ पे ढूंढता रहेगा प्रिंटिंग वालों को, कहाँ से वो नेट लेके आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो नेट वाले फ़ोन ही नहीं थे। अच्छा, अब उनका इशू क्या था, मेरे वाला इशू था रिविजिट रिक्वायर्ड, और वो रिविजिट कर नहीं रहे थे उनको क्योंकि कॉल नहीं आ रही थी। अच्छा, कुछ लोगों को कॉल गई, अब ये भी आपको मैं मज़े करता हूँ, कुछ लोगों को कॉल गया, मेरे सामने की बात है, उन्होंने उनको रिसीव्ड कॉल में नंबर दिखाए उनको, और फिर भी उनको उन्होंने 3-3 घंटे यहाँ पे कहा नहीं सर आपको आपका नाम नहीं आ रहा हमारे पास। मतलब हर बंदे को अगर आपने उन्हें कह दिया कि मेरे पास कॉल है तो कहेंगे नाम नहीं आ रहा, नाम का कहेंगे वो कुछ और निकाल देंगे। एनीवे, जब उनको फ़ोन पे जब बात हो रही थी और जब जिस बंदे को वो नंबर आया हुआ था वहाँ पे, उस भाई साहब ने जब शाउट किया तो उसको अंदर जाने दिया। अब अंदर जब गया तो उन्होंने उनको पेपर पे वैसे ही लिख के दे दिया क्लियर, जो कि क्लियर उनकी अथॉरिटी नहीं है लिख के देना। क्लियर मीन्स कि आपके स्टेप क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे काम आपको हो चुका है, वो आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता। वो फिर क्लियर लिख के देते हैं आप चले जाएं यहाँ से, आपका इशू सॉल्व हो गया, मेडिकल क्लियर है। अब क्लियर मेडिकल नहीं होता, वो बेसिकली वो एक्टिविटीज़ क्लियर होती हैं आपकी, आपको फिर भी जाना नहीं चाहिए जब तक आपका स्टेटस ऑनलाइन वहाँ पे विजिबल नहीं होता, या आपका घर करीब है तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल वो जो क्लियर लिख के उस भैया को भेज दिया जिसको फ़ोन आया हुआ था। तो दोबारा फिर उसको 3 दिन बाद फिर बुला लिया उसको। अब वो कह रहे जी मैं पहले भी आया था गुजरांवाला से, आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं आया तो आपने कहा क्लियर है, अब फिर मुझे बुला दिया आपने। अब मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, अपनी आंखों से ये बात देखी है कि वो स्टाफ उन्हें कहता है कि सर एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये जो सेंटर वाले हैं ना, कॉल सेंटर वाले, ये बहुत ही बुरा काम करते हैं, ये लोगों को स्पैम कॉल करते हैं। अब ये कोई सोचे कि एक कतर वीज़ा सेंटर वाले, मेडिकल सेंटर वाले अपने क्लाइंट को ये बता रहे हैं कि हमारी हेल्पलाइन उन्हें स्पैम कॉल कर रही है या स्पैम मैसेज कर रही है, आपका हमारी तरफ से डन है, आप जा सकते हैं। अच्छा, वो भाई साहब गए नहीं वहाँ पे, उन्होंने फिर वहाँ पे खड़ा हुए, बहरहाल वो काफ़ी लड़ते रहे। उसके बाद फिर उनका मसला भी यार हो गया था, कोई भी उनका एक्सरे का रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ पे भी अपडेशन का ही इशू था। अच्छा, फिर जब वो उनका मसला मैंने हल होते खुद देखा मैंने, उसके बाद एक भाई साहब ऐसे आए मैंने देखे जिनका मेडिकल यहाँ से अप्रूव था, क्लियर था, लेकिन कतर वाले कह रहे हैं कि आपको मेडिकल में भी पेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब पेंडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि समटाइम्स आपको रेफर कर देते हैं थर्ड हॉस्पिटल में, आगा खान में या किसी और हॉस्पिटल में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती है उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे होते कतर वीज़ा सेंटर वाले भी और वो भी। आप जब थर्ड पार्टी के पास जाएँ, किसी भी रेफरल में जाएँ, किसी और हॉस्पिटल में जाएँ, तो वहाँ से आपने वो टेस्ट पेपर ला के इनको देने होते हैं और इन्होंने आगे इनको अपडेट करना होता है। किसी को ये बहाना बना के भेज रहे थे कि जी आप उनको बोलें कि कतर वीज़ा के नाम से वो इशू करें, लेटर इशू करें। मतलब स्टूपिड सी बातें वो कर रहे थे। अल्लाह पाक इनके शर से बचाए हर बंदे को। आपने सिंपली कोशिश ये करनी है कि जब भी आपकी वैक्सीन हो तो उसके 14 डेज़ बाद जाएँ, और उसके बाद आपका जब मेडिकल हो तो आप वहाँ से तब तक हिले ना जब तक आपको मेक श्योर ना हो जाए कि आपके सिस्टम में एंट्री हो चुकी है, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, आपका डेटा आगे से ट्रांसफ़र हो चुका है। उनकी बातों पे आपने वो सरसरी बातों पे नहीं जाना आपने, और चौकीदार से आपने बिल्कुल बात नहीं करनी। वो उसको सिर्फ आप डॉक्यूमेंट दिखाएं और अंदर जाएं। और जो स्टाफ वहाँ पे बैठा होगा जब वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ले तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनके सीनियर को बात करें कि
सर आप दोबारा चेक कर लें इसको। वो आगे से आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको गाँव वाला समझेंगे, जो भी करेंगे, आप इसकी परवाह ना कीजिएगा, क्योंकि ये पैथेटिक स्टाफ है। यकीन करें, यहाँ पे अब मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को, मतलब मैं एक चैनल पे हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता क्या होता है यहाँ पे, लेकिन जो भी होता है इसमें आपको अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी होती है और उसके लिए आपको अपने आप को खुद सेव करना होता है। किसी भी एक्टिविटी पे आपने उसको छोटा नहीं समझना और किसी भी एक्टिविटी को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से छोड़ दो, उनकी बातों में आ जाओ, वो प्रेशर डालें आप प्रेशर में आ जाओ, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जिसने आपके सैंपल यहाँ से उठाने हैं। ये कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकती हैं, आप इनको कुछ भी कर सकते हैं, आप इन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप इन पर शाउट कर सकते हैं। ये किसी इनके पास हैसियत नहीं है कि ये एक बंदे को जिसकी अपॉइंटमेंट 8:15 पे हो और उसको 8:15 से लेके 1 बजे तक बाहर रोड पे खड़ा कर दें और ये कहें कि आपने 8:15 पे बेशक टाइमिंग होगी, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री SOP है ये कतर वीज़ा सेंटर का, कि जिस बंदे की अपॉइंटमेंट होगी प्रेफरेंस उसको मिलेगी, जो पहले आके वहाँ खड़ा हुआ है उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। और ये कोई तरीका नहीं है कि उनको बाहर रोड पे खड़ा कर दें और फिर ऊपर से आपको चौकीदार आएगा जिसका उसका दिल करेगा बुला लेगा आपको। तो आपने इन चीज़ों पे खुद स्टैंड लेना है, इस पर घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने जब मेरा मेडिकल वहाँ पे वो हुआ, सबमिटेड आया नेक्स्ट डे, जब मतलब 48 आवर्स कंप्लीट हुए थे, तो सबमिशन का स्टेटस आने के बाद फिर मेरा ख्याल है कुछ घंटे गुजरे होंगे कि उसने मुझे नीचे वीज़ा जब मैंने चेक किया, उसका MOI की पोर्टल पे जाके चेक किया, एक तो होता है ना जो कतर वीज़ा सेंटर का पोर्टल है, उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ गया मेडिकल सबमिटेड लिखा हुआ है। आपने फ़ौरन से पहले जाके MOI की वेबसाइट पे आपने उसको अपना, मैं आपको मैं दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, उस पर आप ये साइट पे देख सकते हैं कि उस पर आपने अपना वो पासपोर्ट नंबर और या वीज़ा नंबर, नेशनलिटी वगैरह और नीचे जो वो कोड होता है वो डाल के आप उसको चेक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा वीज़ा रेडी टू प्रिंट। अब उसमें क्या होगा, आपने जब रेडी टू प्रिंट आ जाए तो आपने उस अपने स्पॉन्सर को फिर फ़ोन करना है कि मेरा रेडी टू प्रिंट है। उस स्पॉन्सर फिर आपका वहाँ से मतराज 2 में या वेबसाइट में या जैसा भी उसका वो काम है, वो फ़ीस सबमिट करेगा। कुछ उसकी फ़ीस होती है 100 की 200 रियाल्स, आई डोंट नो। वो फ़ीस सबमिट करेगा तो आपका वीज़ा जो वहाँ पे लिखा होगा रेडी टू प्रिंट, वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। अब मैं भी खुद परेशान हो गया था कि जो इसने किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जो ही वो उसने पेमेंट कर दी तो ये लिखा हुआ है कि जी पता नहीं परमिट, आई मीन एंट्री परमिट नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ लिखा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मुझे भी याद नहीं है तो मैं इसको बाद में अटैच कर दूँगा वीडियो के साथ, आप देख सकते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। तो जब उसने ये लिखा हुआ मैंने देखा वहाँ पे, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये विदिन 24 आवर अपडेट होता है। जब ये लिखा हुआ है इट मीन्स के जब आपका वीज़ा फ़ीस पे हो गई, आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट पे आया, वीज़ा फ़ीस पे हुई, तो उसमें आपके सारे एक्टिविटीज़ वो MOI वाले बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, क्योंकि MOI के पास आपके हर डॉक्यूमेंट का एक सेपरेट फोल्डर बना होता है उनके पास। मैं आम अल्फाज में कहूँगा तो आपका वर्क परमिट, आपके वीज़ा, आपका वगैरह वगैरह जो भी है, तो जब उसमें से वो फ़ी पे करेगा तो उसका आपका एंट्री परमिट भी वहीं से प्रिंट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपका वीज़ा भी वहीं से आपको मिलेगा और वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप फिर तीसरी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, वो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं इसी वीडियो के एंड पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूं या एक और व्लॉग उस पर बना दूं कि आप अपना कफ़ील को कहे बगैर किस तरीके से अपना जो एग्रीमेंट है, जॉब एग्रीमेंट, वो उसकी अरबी और उर्दू कापी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको कापी काम आएगी प्रोटेक्टर लगवाने के लिए पासपोर्ट के ऊपर। तो प्रोटेक्टर पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। और वो कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट बनाते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं खुद से, मैं आपको ये बता दूंगा। लेकिन आप कफ़ील से भी कह दें तो उसके वीज़ा फीस, उसकी एडिशनल फ़ीस कोई नहीं होती। वो आपको उसका जो आपका कफ़ील है उसने सिंपली जाके उस पोर्टल पे अप्लाई करना है, अपना ईमेल देना है और आपका ईमेल देना है, उन दोनों को आपको CC आ जाएगी, उसकी कॉपी है। और एंट्री परमिट की कॉपी भी आपको वहाँ से आ जाएगी, वीज़ा की कॉपी भी। आपको ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स आपको कम्प्लीटली बाई ईमेल वहाँ पे आपके अटेस्टेड कॉपी आ जाएगी, आपको दोबारा टेस्ट कराने की उसको ज़रूरत नहीं है। जब आपको आ जाए आप उसको प्रिंट करें एंड देन आप जा सकते हैं अगले स्टेप में
जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको एतराज़ में प्रोटेक्टर लगवाना है और वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद मैं अगले इसको कंटिन्यू करूँगा, इसी को हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये सारा सिचुएशन है। अच्छा, वो जो मुझे कह रहे थे कि आपका नंबर आपका नहीं शो हो रहा, अब जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया तो मुझे फ़ोन पे मैसेज आया, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं साथ में सामने। ये बिल्कुल पूरा वो मैसेज आ गया मुझे कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, सबमिटेड हो चुका है, आप स्पॉन्सर से बात करें। अच्छा, उसी टाइम पे मैं आपको अभी ये दूसरी एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये है मेरे ईमेल पे मुझे आ गया था कि वीज़ा अप्रूवल के बाद, तो इनके पास वो सारे मेरे ईमेल और फ़ोन नंबर आ गए थे जो ही MOI ने काम कंप्लीट किया। तो जब तक MOI ने काम कंप्लीट नहीं किया था, कभी इनके पास फ़ोन नंबर नहीं था, कभी इनके पास ये नहीं था, कभी इनके पास वो नहीं था। और वैसे ही मुझे इन्होंने वो बीटिंग अराउंड द बुश कहते हैं ना इंग्लिश में, आपको घुमाते रहेंगे पता नहीं कहाँ से। बेसिकली ये टाइम गेन कर रहे होते हैं, या फिर ये आपसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, शायद नेगोशिएट कर रहे हो कि आपने कुछ मिठाई वगैरह खिला दें, प्रॉब्ली। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो ये जब तक आप खुद स्टेप नहीं लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलके इनको ठीक करें, इनको कंप्लेंट करें। अगर ये कंप्लेंट, वैसे कंप्लेंट का फ़ायदा कोई नहीं है, मैंने N4.Pakistan भी बहुत सारी कंप्लेंट की थी। MOI पे आप कंप्लेंट करें, जिसका भी वीज़ा है वो अपने स्पॉन्सर की मेहनत करे, उसको पैसे दे, कुछ करे, MOI पे जाके रजिस्टर्ड कंप्लेंट करें इनके अगेंस्ट कि हमें ये एक्टिविटी इन्होंने हमारी नहीं की। जनरली विद इन 48 आवर्स ये आपका डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर देते हैं, और विद इन 72 आवर्स वो आपको रिस्पॉन्स बैक दे देते हैं आपको MOI वाले। अच्छा, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते, लेट कर देते हैं रिस्पॉन्स, समटाइम ऐसा होता है क्योंकि 10 to 15 वर्किंग डेज चाहिए, तो अगर उन्होंने लेट कर दिया तो ये पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो 15 वर्किंग डेज में मैक्सिमम अमल कर देते हैं बात को। अब ये कोई कहे कि जी अब उनके पास पेंडिंग है, तो ये बहुत गलत बात है। 72 आवर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो इसे रिकॉर्ड अपडेट किया, विद इन 72 आवर्स मेरा वीज़ा प्रिंट हो गया था। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो वो ब्लेम देते हैं उस पर नहीं जाना। इनका कॉल सेंटर पैथेटिक, इनका स्टाफ पैथेटिक, इनका मेडिकल सेंटर पैथेटिक। आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह पाक आपको भी और आपके दूसरे जो आपका काम हो गया तो आप खुशी में निकल नहीं जाना। मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा, आप सबको करनी चाहिए, ताकि आपके बाद आने वाले लोग बेचारे हज़ारों रुपए ज़ाया कर रहे होते हैं। आमीन के एक दफ़ा एक बंदा अगर किसी जगह 18 घंटे का सफ़र करके कराची पहुंचेगा या कराची से इस्लामाबाद आएगा, तो 3 महीने में कितनी बार आएगा और कितने पैसे ज़ाया होंगे, आप ये सोच भी नहीं सकते। और उससे बड़ा जो जुल्म होता है वो ये होता है कि जो उनकी कुछ लोगों के आज़ाद वीज़े होते हैं, आज़ाद वीज़े तो लीगली होते ही नहीं है, जिन्होंने खुद पैसे दे वर्क मतलब रेजिडेंट परमिट लिया होता है। कुछ लोगों की जॉब होती हैं, वहाँ पे कई लोग मैंने देखे जो खून के आंसू रो रहे थे कि उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि उनका वहाँ पे जो अपर लाइन होती है, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तानी हो, वो किसी और मुल्क का भी हो सकता है, और वो तो शुक्र करेगा कि आप लेट हो गए, हो गया भाई आप चले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं आपकी। लाइन लगी होती है लोगों की वहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ ख्याल करे कि ये जो लोग यहाँ से जाएंगे, ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानी बाहर बहुत कम है, और ये मज़ीद उनको कर रहे होते हैं, डिस्करेज कर रहे होते हैं, और उनको ये मौका दे रहे होते हैं कि वो आप लोगों को बुलाएं ना। तो ये बहुत ही गंभीर इशू है। आई होप कि इट्स गोना वर्क सम वे बेटर देन दिस। तो फिर अगले व्लॉग में आपको मैं इसका मज़ीद रोहिदात सुनाता हूँ अपनी, क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह हो रहा है। सी यू देन, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।